हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथ मेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों सुबह के 9 बज चुके समय हो चुका है हमारे जीके बूस्ट अप सीरीज का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष या फिर कोई सीमा नहीं है। इसका सही आंसर दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का जो कार्यकाल होता है जो कि एक्चुअल में 5 साल का होता है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर इसका कार्यकाल 6 साल तक का हो जाता है, मतलब कि 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका बेनिफिट दोस्तों 1975 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा लिया गया था। जिस समय दोस्तों 1975 में फखरुद्दीन अली अहमद जो कि हमारे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अनाउंस किया था कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया राष्ट्रीय आपातकाल के समय 1 वर्ष के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जिसका फायदा किसने उठाया था? इंदिरा गांधी जी ने उठाया था। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने दोस्तों, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के अंतर्गत किस अनुच्छेद के तहत 5 प्रकार के रिट्स मानव हित में जारी की जाती है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 30, ऑप्शन बी अनुच्छेद 31, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 35। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32 के ही तहत दोस्तों क्या है, 5 प्रकार की रिट्स जारी की जाती है मानव हित में। मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए 5 प्रकार के रिट किसके द्वारा जारी की जाती है दोस्तों? हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, ये आर्टिकल 32 में बताया गया है। देखिए दोस्तों, मैं 1 बाय 1 आपको पांचों की पांचों रिट बताता हूं, आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली रिट होती है दोस्तों हैबियस कॉर्पस, मतलब कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसको यह प्रावधान है कि 24 घंटे के अंतर्गत किसी भी नियरेस्ट कोर्ट में इसको पेश किया जाए, ताकि उसका पता लग सके दोस्तों उसको किस कारणवश अरेस्ट किया गया है। ठीक है, अगर दोस्तों ऐसा नहीं होता तो क्या है, मानव अपने हितों की रक्षा के लिए क्या करेगा दोस्तों, एक अर्जी दाखिल करेगा कोर्ट में और कोर्ट उनको क्या करेगा, एक हैबियस कॉर्पस मतलब कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत उनको बताएगा कि 24 घंटे के अंतर्गत इनको पेश किया जाना चाहिए नियरेस्ट कोर्ट में, या फिर आप इसको कारण बताइए। देखिए दोस्तों, कुछ ऐसी कंडीशन भी होती है जिसमें 24 घंटे से ज़्यादा भी अरेस्ट करके रखा जा सकता है। जैसे कि दोस्तों होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। एक ऐसा लॉ होता है दोस्तों जिसमें शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को 3 महीने तक के लिए कैद किया जा सकता है। तो उस कंडीशन में हैबियस कॉर्पस जो हमारी रिट होती है इसकी डिमांड नहीं की जा सकती। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों दूसरी रिट। दूसरी रिट होती है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है दोस्तों परमादेश। परमादेश का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, अगर कोई भी ऑफिसर जो कि पब्लिक डोमेन में काम कर रहा है, मतलब कि पब्लिक के हितों के लिए काम कर रहा है, और वह अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से नहीं निभाता, मतलब कि समय पर ना आना, ठीक है, और अच्छा व्यवहार ना करना, तो ऐसे में भी क्या होता है दोस्तों, मैंडेमस मतलब कि परमादेश की डिमांड की जाती है, और उस व्यक्ति को और उसकी ड्यूटी फुलफिल करने के लिए, अच्छे से निभाने के लिए उसको आदेश दिए जाते हैं। ठीक है, तीसरा है दोस्तों प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है दोस्तों प्रतिषेध। का क्या मतलब होता है दोस्तों? ये एक नेगेटिव और प्रोटेक्टिव रिट है। मतलब क्या होता है दोस्तों, नेगेटिव एंड प्रोटेक्टिव रिट ये है दोस्तों, इस रिट के तहत सुप्रीम कोर्ट जो होता है दोस्तों, हाई कोर्ट या फिर लोअर कोर्ट को किसी भी केस के बारे में सुनवाई करने से रोकता है, क्योंकि अगर कोई ऐसा केस है जो कि उस कोर्ट के अंडर, उसके जुरिडिक्शन लॉ एरिया के अंदर नहीं है और वह उसकी हियरिंग कर रहा है, या वो हाई कोर्ट हो, चाहे लोअर कोर्ट हो, या फिर कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह कोई भी हो, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अपने छोटे कोर्ट मतलब कि हाई कोर्ट को रोकता है, और अगर हाई कोर्ट रिट की डिमांड की जाती है तो हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को रोकता है। मतलब कि अगर आपके जुरिडिक्शन एरिया में वो नहीं आता केस, तो आप उसकी हियरिंग नहीं कर सकते। ठीक है, चौथी रिट है सरसरी। सरसरी, सरसरी का मतलब होता है दोस्तों हिंदी में उत्प्रेषण। इसका क्या मतलब है दोस्तों उत्प्रेषण का? देखिए दोस्तों, ये भी एक नेगेटिव एंड प्रोटेक्टिव रिट होती है, लेकिन इसका क्या मतलब है दोस्तों, ये रिट जब जारी की जाती है दोस्तों, मान लीजिए किसी भी कोर्ट के द्वारा किसी भी केस की हियरिंग की जा रही थी और उसका डिसीजन कोर्ट ने सुना दिया गया, मतलब कि या तो हाई कोर्ट हो चाहे लोअर कोर्ट हो, किसी के द्वारा भी उसका केस की हियरिंग की जा रही थी और उसका जो है मतलब केस का फाइनल डिसीजन सुना दिया गया कोर्ट के द्वारा, लेकिन विक्टिम उससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो क्या करेगा दोस्तों, सरसरी रिट के इस्तेमाल करते हुए अपर कोर्ट में, अगर लोअर कोर्ट में उसका डिसीजन हुआ है तो हाई कोर्ट में अपील करेगा, और अगर अब हाई कोर्ट में उसका डिसीजन हुआ है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है कि ऐसे ऐसे मेरा केस था और मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूं, तो सरसरी का डिमांड करता है, और उसके दौरान भी दोस्तों क्या होता है, उसके केस की दोबारा से हियरिंग की जाती है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यूज का दोबारा से किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों मैंने अभी आपको बताया प्रोहिबिशन में दोस्तों केस
की हियरिंग जो हो रही थी वो रनिंग में थी, उसी दौरान उसका क्या है डिसीजन ले लिया गया सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के द्वारा कि आप इसकी हियरिंग नहीं कर सकते, इस कोर्ट को हमारे पास भेजा जाए। लेकिन सरसरी में ऐसा नहीं होता, सरसरी में कोर्ट का डिसीजन ले लिया गया होता है, उसके बाद अपर कोर्ट में अपील की जाती है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करेंगे जो हमारी पांचवी रिट है। पांचवी रिट है दोस्तों क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मतलब होता है दोस्तों अधिकार प्रच्छा। इसका क्या मतलब है दोस्तों अधिकार प्रच्छा मतलब, देखिए दोस्तों ये जब डिमांड की जाती है पब्लिक फेवर में, जब कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी ऑफिसर या फिर सरकारी पोस्ट पे लग जाता है जिसके लिए वह एप्लीकेबल ही नहीं है, तो उसके दौरान दोस्तों क्या कहता है क्यू वारंटो की एक रिट जारी की जाती है। और ऐसे में क्या होता है दोस्तों, ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट होता है फिर हाई कोर्ट होता है उस व्यक्ति से या फिर उस फर्म से ये पूछता है कि अगर ये एप्लीकेबल नहीं था तो आपने इसको क्यों अपनी पोस्ट पर या फिर इस पोस्ट पर रखा है। ठीक है, और उसके लिए दोस्तों क्या है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट एक वैलिड डॉक्यूमेंट्स भी मांगती है उससे कि आप अगर आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं तो आप वैलिड प्रूफ दिखाइए उसके लिए। ठीक है, और अगर दोस्तों ऐसे में कोई भी असमर्थ होता है कोई भी अधिकारी, तो उसकी पोस्ट को पब्लिक डोमेन के लिए खाली करवा दिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की। हमने पांचों की पांचों रिट्स डिस्कस कर लिया दोस्तों, आप इनको नोट कर लीजिएगा, ये रिट्स अधिकतर पूछी जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है? हमारे पास चार ऑप्शन है, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या फिर जब तक राष्ट्रपति चाहे अपने पद पर रह सकता है। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी एक भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता नहीं है? हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, वह किसी लाभदायक पद पर ना हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह पागल या दिवालिया ना हो, या फिर वह सभी योग्यता मान्य है। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है यह सभी योग्यता मान्य है। मतलब दोस्तों आप समझेंगे, देखिए दोस्तों एक राष्ट्रपति को बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु चाहिए, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, वह पागल या दिवालिया ना हो, ये भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों, और वह किसी लाभदायक पद पर ना हो, ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति बनने के लिए ये सभी की सभी बातें वैलिड हैं, इसलिए कोई भी ऐसा आंसर नहीं है दोस्तों यहाँ पे जो कि वैलिड ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। निम्न किस अनुच्छेद में दिए गए अधिकार विदेशी लोगों के लिए प्राप्त नहीं होते? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 20 या फिर कोई भी अधिकार विदेशी लोगों को प्राप्त नहीं होता। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में दिए गए अधिकार जो है दोस्तों वो विदेशी लोगों को प्राप्त नहीं होते। ये अनुच्छेद 15 कहता क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, रंग या फिर जन्म के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों हम जन्म के आधार पर उनके साथ भेदभाव करते हैं, क्योंकि वो हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ उनका जन्म नहीं हुआ, वो हमारे भारत के नागरिक नहीं है, और भारत के नागरिक नहीं है दोस्तों, इसीलिए हम उनके साथ भेदभाव होता है, उनको वो सभी के सभी अधिकार प्राप्त नहीं होते जो हमें होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्या हो गया? और अनुच्छेद 17 मैंने आपको बता रखा है अनटचेबिलिटी का अंत किया गया, और अनुच्छेद 20 के तहत मैंने आपको क्या बता रखा है दोस्तों? देखिए अनुच्छेद 20 में मैंने आपको बताया था कि किसी भी व्यक्ति को 2 बार उस किसी भी क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है, किसी व्यक्ति को 2 बार सजा नहीं दी जा सकती किसी भी एक क्राइम के लिए। ठीक है, आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 16 में, आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 29 में और आर्टिकल 30 में इतने अधिकार हैं दोस्तों। मतलब इस आर्टिकल में जितने भी अधिकार दिए गए हैं वो विदेशी लोगों को प्राप्त नहीं होते। ठीक है, हालांकि कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं जो कि नॉर्मल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। हॉयसल वंश के संस्थापक कौन थे? हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, विष्णुवर्धन, नरसिम्हा, निरपाकर्मा या फिर वीर बल्लाला तीसरा। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए विष्णुवर्धन, और आखिरी जो उनके राजा थे वो थे वीर बल्लाल तीसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। जय जगत का नारा किसके द्वारा दिया गया था? हमारे पास 4 ऑप्शन, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे या फिर महात्मा गांधी। इसका सही आंसर दोस्तों आचार्य विनोबा भावे। दोस्तों मैंने आपको बताया था आचार्य विनोबा भावे को कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था, या फिर कौन सा नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। सूर्य के बाह्यतम परत का तापमान कितना होता है? हमारे पास 4 ऑप्शन, 4000 डिग्री सेल्सियस, 5000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस और 7000 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 6000 डिग्री सेल्सियस। देखिए दोस्तों आपको बताना है सूर्य में ऊर्जा का स्रोत किसके कारण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वतों के बीच से बहती है? हमारे पास 4 ऑप्शन, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी या फिर नर्मदा। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी नर्मदा नदी बहती है दोस्तों कहाँ से?
से, विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वतों के बीच से। और दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है इस नदी को कहाँ की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। परम शून्य तापमान का मान कितना होता है? देखिए दोस्तों, परम शून्य का मतलब होता है कि बिल्कुल लोएस्ट टेम्परेचर, इससे टेम्परेचर नीचे नहीं जा सकता। ठीक है, 273 डिग्री सेल्सियस, -276 डिग्री सेल्सियस, 373 डिग्री सेल्सियस। फिर का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, -273 डिग्री सेल्सियस परम शून्य तापमान होता है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? मतलब कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 11 मई को मनाया जाता है दोस्तों नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसके द्वारा गोरा उपन्यास को लिखा गया? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, महादेवी वर्मा, कालिदास, तुलसीदास या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कब नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, अप्सरा, तारापुर, नरोरा या फिर कल्पक्कम। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अप्सरा। अप्सरा दोस्तों ट्राम्बे महाराष्ट्र में और 1956 में इसको बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किसके द्वारा किया गया था? हमारे पास 4 ऑप्शन, लियाकत अली, तात्या टोपे, कुंवर सिंह या फिर अजीमुल्ला। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था बिहार में। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, महासागर से, राजमार्गों से, रेल से या फिर हवाई यात्रा से। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, राजमार्गों से। देखिए दोस्तों, जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है ये 5846 किलोमीटर की एक रोड बनाने की, राजमार्गों को बनाने की, ये 1998 में स्टार्ट की गई थी दोस्तों, और दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को इससे जोड़ा गया है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। चोरी चोरा घटना के कारण महात्मा गांधी के द्वारा किस आंदोलन को वापस लिया गया था? हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही आंसर है दोस्तों नो कोऑपरेशन मूवमेंट, मतलब कि असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा चोरा चोरी हत्याकांड के बाद। ठीक है, तो दोस्तों चोरी चोरा क्या था, इसमें दोस्तों क्या है, पब्लिक मतलब कि उग्र हो गई थी और एक पुलिस स्टेशन में आग लगाती थी जिसमें कई सारे पुलिस वाले मर गए थे। और इसी को देखते हुए दोस्तों महात्मा गांधी अहिंसा के खिलाफ थे, तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, 1920 में स्टार्ट किए गए असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था 1922 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। टीआरपी का पूर्ण रूप क्या है? हमारे पास 4 ऑप्शन, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, टेलीविजन रेवेन्यू पॉइंट, टेलीविजन रेटिंग पिक्सल या फिर टेलीविजन रेस्टिंग पिक्सल। इसका सही आंसर दोस्तों टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। डीएनएस का पूर्ण रूप क्या होता है? डेस्कटॉप नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, डेस्कटॉप नेमिंग सिस्टम या फिर डोमेन नेमिंग सिस्टम। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, डोमेन नेम सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना शुरू की है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने दोस्तों। हाल ही में विश्व टीवी दिवस कब मनाया गया? हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, 16 नवंबर, 20 नवंबर, 21 नवंबर या फिर 19 नवंबर। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, 21 नवंबर को मनाया गया टीवी दिवस। ठीक है दोस्तों, आप इसको टीवी ना समझें, ये टीवी मतलब टेलीविजन वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पौधों की पत्ती की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। आपसे पूछा था क्वेश्चन, किसे अनुवांशिकी का जनक माना जाता है? इसका सही आंसर दोस्तों ग्रेगर मेंडल को माना जाता है अनुवांशिकी का जनक। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए दोस्तों विदा लेते हैं, आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद, जय भारत।